नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। आज हम आपको लोकतंत्र के संदर्भ में कुछ जानकारी अपनी तरफ से देने जा रहे हैं। अपनी कुछ धारा लोकतंत्र के संदर्भ में रखने जा रहे हैं और हमारे मन में था कि इस संदर्भ में कुछ कहा जाए, अपनी बात रखी जाए। तो आज मुझे लगा कि इस तरह का एक वीडियो हमको बनाना चाहिए। अब जैसे बार बार बात आती है लोकतंत्र में किसकी जवाबदेही किसके प्रति, तो निश्चित रूप से हम भारत का संदर्भ लें, चाहे विश्व में कोई भी लोकतंत्र हो, जवाबदेही तो शासन तंत्र की लोगों के प्रति है और लोगों को भी शासन के प्रति है। तो जवाबदेही दोनों तरफ से बनती है कि जब लोगों का तंत्र है, भारत का संविधान यहीं से शुरू भी होता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, तो लोकतंत्र तो भारत है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी है, लेकिन शुरू हुआ है हम भारत के लोग, यानी लोगों की प्राथमिकता है। तो निश्चित रूप से अब जिनसे यह तंत्र बना हुआ है, जो शासन तंत्र लोकतंत्र में बनता है, वो लोक प्रतिनिधियों से और लोक सेवकों से, लोगों के प्रतिनिधि होते हैं और लोगों के लिए सेवक होते हैं, जो चुन के जाते हैं और जो चयनित होते हैं, यानी प्रशासनिक अधिकारी चयनित होते हैं और जो जनप्रतिनिधि होते हैं, लोक प्रतिनिधि होते हैं, वो चुन के जाते हैं। और हम अगर भारत का संदर्भ लें तो भारत में भी आज़ादी के बाद यही प्रक्रिया अपनाई गई। लेकिन आज़ादी के पहले हम भारत के इतिहास में एक बार झांकें तो हम प्राचीन काल में हम लोकतंत्र की झलक पाते हैं। हम जनतंत्र की, गणतंत्र की झलक तो न जाने कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में पाते हैं। और साउथ इंडिया से लेके नॉर्थ इंडिया या पूर्व पश्चिम कहीं भी हम जाएंगे तो इसकी जड़ें, गहरी जड़ें मिल जाएंगी। हम पुराणों चाहे वेदों में जाएं तो वेदों में भी बार बार कहा गया है कि प्रजा से राजा और राजा प्रजा के लिए है, यानी प्रजा ही राजा को चुनती है और राजा प्रजा के लिए है। एक बड़ा अच्छा एक उदाहरण मिलता है मार्कंडेय पुराण में एक कहानी आती है। प्राचीन काल में एक कोई राजा थे, राजा का नाम राजवर्धन था, उनकी पत्नी मानिनी थी। हम आपको एक रोचक कहानी सुना रहे हैं, उसका संबंध आज के लोकतंत्र से किया जाएगा। तो राजवर्धन राजा थे और उनकी पत्नी मानिनी थी। बहुत अच्छा शासन उनका, लोग उनसे बहुत संतुष्ट थे और जैसे वो लोगों के प्रिय थे, उसी तरह से इनका लोगों के प्रति भी उतना ही स्नेह और प्यार दुलार था। राजा बहुत दिनों तक राज किए। जब चौथे पन में प्रवेश किए तो उनको महसूस हुआ कि एक राजा के लिए जो एक स्फूर्ति और जो एक तेज होना चाहिए चेहरे पे, वह तेज हमारे अब चेहरे पे नहीं है और हमें अब राजगद्दी छोड़ देनी चाहिए और हमको अपने उत्तराधिकारी को सौंप देनी चाहिए। तो राजा के मन में विचार आया और उन्होंने मन बैठा लिया। फिर अपनी पत्नी से अपनी बात कही। पत्नी ने भी कहा कि अब हमको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो ठीक है। तो उन्होंने अपनी बात रखी। फिर अपने मंत्रिमंडल के सामने उन्होंने अपनी बात रखी, प्रजा के सामने बात गई। जब प्रजा के सामने राजा की यह बात गई तो प्रजा पागल हो उठी। प्रजा अभी सोच भी नहीं सकती है या सोच नहीं सकती थी कि राजा हम लोग को छोड़ के चले जाएंगे। प्रजा पागल हो गई और देखते ही देखते प्रजा ने राजा को घेर लिया। राजा से अनुनय विनय करने लगी प्रजा कि नहीं, आपको शासन नहीं छोड़ना है। राजा की इच्छा थी कि हम शासन छोड़ के अब संन्यास में चले जाएं, जंगल में चले जाएं, कहीं जाके तप करेंगे और कम से कम इस तंत्र से अब हमको दूरी बना के रहनी चाहिए। लोगों ने कहा ये नहीं हो सकता है, आप ही हमारे राजा हैं और हमेशा रहेंगे। यह इसलिए कहा जा रहा है कि राजा प्रजा के लिए है, यानी प्रजा में राजा के प्रति उतना स्नेह आदर रहना चाहिए। इसी तरह से राजा के हृदय में भी प्रजा के प्रति उतना ही स्नेह आदर होना चाहिए। अब आप यहाँ देखिए कि प्रजा ने देखा कि राजा नहीं मान रहे हैं तो प्रजा ने भगवान भास्कर, सूर्य की आराधना, पूरी प्रजा सूर्य के एक पर्वत पे जाके सूर्य की आराधना करने लगी, भगवान से विनती करने लगी। बहुत दिनों तक इस तरह से अनुनय विनय हुआ, विनती की गई। भगवान भास्कर, भगवान सूर्य प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि आप वरदान मांगे। उन्होंने कहा कि हमारे राजा को आप लंबी आयु दे दीजिए, खूब लंबी आयु दे दीजिए और उनके चेहरे पर तेज और यश दे दीजिए जो एक राजा के लिए होता है। भगवान भास्कर ने कहा तथास्तु, जाइए आप लोग, हो जाएगा। अब प्रजा खुशी खुशी आई और प्रजा ने आते ही अपनी बात राजा से कही कि राजा साहब, आपको तो वैसी जीवंतता मिली है, वैसा तेज कि जो आपको पहले से आपके चेहरे पर था और आपको लंबी आयु मिल गई है। राजा नहीं खुश हुए, राजा उदास हो गए। राजा ने कहा कि जब हमको लंबी आयु मिल गई और हमारे चेहरे पे तेज आ गया तो हम शासन किस पे करेंगे? हमारे सामने हमारी पूरी प्रजा बूढ़ी हो जाएगी, पूरी प्रजा क्रमशः मरती चली जाएगी और हम शासन किस पे करेंगे?
ठीक, यह कैसी जीवंतता है, यह कैसी लंबी आयु? कहीं नहीं, हम इसको नहीं स्वीकार कर सकते हैं। प्रजा ने कहा कि नहीं, आपको ही रहना है। तो राजा ने कहा ठीक है, तो मैं भी तब करूंगा, मैं उनसे कहूंगा कि आप हमको हमारी यथास्थिति लौटा दीजिए। तो राजा भी उसी पर्वत पर गए, यह मार्कंडेय पुराण का विवरण है। अब फिर उन्होंने तप करना शुरू किया, बहुत दिनों तक तप किए। तो भगवान भास्कर प्रकट हुए, कहे भाई आपको क्या चाहिए, वरदान मांगे। तो उन्होंने कहा कि जैसे आपने हम एक तो पहले सबसे उन्होंने कहा कि हमारी पूर्व स्थिति लौटा दीजिए। उन्होंने कहा ना, उतनी प्रजा आई है, मांगी है, हमने वरदान दे दिया है, वो लौटाया नहीं जा सकता है। तो राजा ने कहा तब ठीक है, अगर आप अपना वरदान वापस नहीं लेते हैं तो हमको वरदान दीजिए कि हमारी प्रजा भी हमारी जैसी हो जाए, उनको भी हमारी ही आयु मिले और उनको भी वही जीवंतता, वही तेज, वही स्फूर्ति मिले। भगवान भास्कर ने कहा यथास्तु, जाइए, आपको तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब राजा लौट के आए, अब राजा खुश हुए, यानी राजा को भी वह मिल गया और प्रजा को भी वह मिल गया जो प्रजा चाहती थी। पहले से प्रजा जो चाहती थी वो उनके पास था, वो राजा थे, और राजा के पास भी वही प्रजा जो राजा चाहते थे। इस तरह से हम पुराणों का आख्यान व्याख्यान देखें तो इनमें भी यह बात मिलती है कि राजा प्रजा के लिए है और प्रजा राजा के लिए है। यही बात हुबहू लोकतंत्र में उतरती है। लोकतंत्र का मतलब ही यही है। मतलब मैं अपने मन में सोचता हूँ लोकतंत्र के बारे में, तो मेरे मन में इसी तरह का ख्याल आता है कि लोकतंत्र में जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि धनबल के बल पे न जाए, वरन जनप्रतिनिधि को लोग स्वतः चुन लें। ऐसे योग्य व्यक्ति को जो भाग रहा हो, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, और उनको जनता पकड़ के हाथ कि नहीं चलिए बैठिए आप। जैसे कि अगर हम देखें, पाल वंश का संस्थापक बंगाल में पाल वंश, अभी मध्यकाल में पाल वंश था, तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। गोपाल को लोगों ने हाथ पकड़ कर गद्दी पर बैठा दिया। मेरे मन में रहता है कि जनप्रतिनिधियों को ऐसे होना चाहिए, ऐसा योग्य कोई व्यक्ति जिसको प्रजा जबरदस्ती उसको अपना जनप्रतिनिधि माने और उसको बनना पड़ा, ऐसे कि जिसको प्रजा चाहती हो, ठीक है, वह जनप्रतिनिधि बने और वह देश के शासन तंत्र में जाए। तो मैंने अपनी कुछ बात रखी आपके सामने, और शासन में जवाबदेही के संदर्भ में हमने अपनी थोड़ी सी बात रखनी चाहिए। जवाबदेही क्या? जवाबदेही का मतलब ये कि जब लोगों का तंत्र है तो लोगों की तो जवाबदेही है कि जो जिन प्रतिनिधियों को चुन के भेजा जा रहा है, जिन शासन तंत्र का निर्माण उनकी बदौलत हुआ है, वो बार बार उसको देखें, समझें और सीधा दखल दें। अगर गड़बड़ी है तो जनता उसका जवाब मांगे। तो जवाबदेही जनता की भी है, और जो शासन तंत्र जिनसे बना है उनकी तो सीधी जवाबदेही जनता के प्रति है कि जिस उम्मीदों के साथ जनता ने वहां तक उनको पहुंचाया है, उन पर वो खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। अगर नहीं उतरते हैं तो उनको जवाब देना पड़ेगा। तो जवाबदेही एक दूसरे की है, एक दूसरे के पूरक हैं, पूरक ही बन के रहें। और भारत में इस तरह का लोकतंत्र है या नहीं, इस पर तो गहन विचार विमर्श होता ही रहा है। हम मूल्यांकन करने के लिए हम यह लेक्चर नहीं दे रहे हैं, अपना यह वीडियो हम अपने लोकतंत्र का मूल्यांकन करने के लिए नहीं बना रहे हैं, परंतु अपनी एक बात रख रहे हैं। हम बस अपने लोकतंत्र के संदर्भ में इतना ही कहेंगे, हमारा लोकतंत्र बहुत समृद्ध है। आज़ादी के इतने समय के बाद भी क्रमशः वो समृद्ध हुआ है। एक से बढ़ के एक प्रतिनिधि चुन के जाते हैं। अभी इसी लोकसभा के चुनाव में कोई 26 वर्ष का भी चुन के गया है, कोई 80 वर्ष से अधिक उम्र का भी चुन के गया है। ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। अच्छे से लोग चुन के जाएं, हमेशा हमारा लोकतंत्र समृद्ध रहे, लेकिन जवाबदेही हो कि जनता की इनके प्रति और शासन तंत्र की जनता के प्रति। तो हमने अपने आप के सामने विचार रखे। हमें विश्वास है कि आपको हमारे विचार अच्छे जरूर लगे होंगे। हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।